पूरे भारत का मीडिया जहां ज्ञानव्यापी बुलडोजर, गांव कस्बों के नाम बदलने, हिजाब, हलाल, झटका और धर्म संसदों की खबरें दिखा दिखा कर लोगों को महंगाई और बेरोजगारी के बारे में सोचने ही नहीं दे रहा, वहीं भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। और अगर हमने असली परेशानियों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश एक छोटा सा देश है जिसमें समस्याओं का अंबार है, जिसे आज़ादी भी भारत की मदद से ही मिली थी। लेकिन आज यानी 2022 में उसी बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम ने भारत की जीडीपी पर कैपिटा इनकम को पीछे छोड़ दिया है। और ये अनुमान आईएमएफ ने 2020 की अपनी रिपोर्ट में पहले ही दे दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर बांग्लादेश इसी तरह से तरक्की करता रहा तो 2026-27 तक बांग्लादेश इंडिया से और भी आगे निकल जाएगा। और जो हमारे व्यूअर्स, जो हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे चैनल को देखने वाले और इंडिया के लोग सरकार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते, वो कहेंगे कि बांग्लादेश तो बहुत छोटा सा देश है, वहाँ की ज़्यादातर इनकम एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, या फिर वहाँ पर लोकतंत्र की हालत उतनी अच्छी नहीं जितनी भारत में है। ये वही लोग हैं जो महंगाई को भी अच्छा मानते हैं। तो आपको बता दें कि आज से 10 साल पहले यानी 2012 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $883 थी, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम $1444 थी। यानी भारत की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम के दुगने से थोड़ी कम थी। उस वक्त भी बांग्लादेश छोटा सा देश ही था और उसकी पॉपुलेशन भी भारत के मुकाबले कहीं कम थी। लेकिन आज हमारी क्या हालत हो गई है ये आप जानते हैं। 2012 से पहले अगर बात करें 2010 की, उस वक्त भी बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $781 थी, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम $1384 थी। यानी 2010 में भी हम बांग्लादेश से कहीं आगे थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हम बांग्लादेश से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट को देखने से आपको पता चलेगा कि कैसे 2019 के बाद बांग्लादेश ने भारत को पछाड़ना शुरू कर दिया है। 2019-20 में भारत में ग्रोथ रेट बहुत ही कम रही। उस साल ये 3% के आसपास थी। ज़्यादातर लोग इसके पीछे का कारण कोरोना को मानते हैं, लेकिन असल में इससे पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ कम होना शुरू हो गई थी और कोरोना ने आग में घी जैसा काम किया। दोस्तों, कोरोना से पहले जो खस्ता हालत हो रही थी उसमें नोटबंदी का बड़ा हाथ था। 2022 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2138 है, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम $2116 है। हालांकि 2022 में भारत की ग्रोथ रेट अच्छी रही और हमने नेगेटिव ग्रोथ से बाहर आते हुए अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभी भी हम बांग्लादेश से थोड़ा पीछे हैं। पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बांग्लादेश से हम पीछे कैसे रह गए। इसके लिए आपको ग्रोथ रेट पर एक नज़र डालनी होगी। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि 2016 में भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 8.3% थी और बांग्लादेश के लिए ये 7.1% थी। यानी हम बांग्लादेश से कहीं बेहतर स्थिति में थे। पर उसके बाद साल 2017 में भारत बांग्लादेश से पिछड़ गया और बांग्लादेश लगभग उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अब आप पूछ सकते हैं कि 2017 में ऐसा क्या हुआ था जो हमारी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। तो आपको बता दें कि नोटबंदी का जो फैसला भारत सरकार ने लिया था उसने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इसके बाद 2019 और 2020 में हमारी इकोनॉमी की क्या हालत हुई वो आप यहाँ देख सकते हैं। 2019 में हम जहाँ 3.7% पर थे, वहीं बांग्लादेश ने इस साल 8.2% की रेट से ग्रो किया। कोरोना की वजह से बांग्लादेश पर भी प्रभाव पड़ा था, पर उतना नहीं जितना हम पर, क्योंकि 2020 में हम जहां -6.6% पर थे, वहीं बांग्लादेश किसी तरह 3.5% की ग्रोथ रेट अचीव कर पाया। पर हमारी हालत इतनी खराब क्यों थी? कारण आप जानते हैं। एक तो नोटबंदी की वजह से हमारी इकोनॉमिक हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। दूसरा, कोरोना में देशव्यापी लॉकडाउन ने इसे बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था।
इसीलिए अपनी इकोनॉमी के साथ हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए जैसे बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश भी हमें पछाड़ दे। बांग्लादेश हमसे आगे हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से है, पर शेख हसीना ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिनसे उनकी इकोनॉमी इतना अच्छा कर पा रही है। तो आइए अब जानते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण वो इतनी तेजी से ग्रो कर पा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की कमान आज शेख हसीना के हाथों में, और जब से उन्होंने बांग्लादेश की बागडोर संभाली है, बांग्लादेश लगातार तरक्की करता जा रहा है। शेख हसीना ने 2019 में चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले 1996 में पहली बार वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। बाद में 2008 और 2014 में भी उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। 1996 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब वो आज़ादी के बाद पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। साथ ही 4 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहने वाली पहली पीएम बन चुकी हैं। शेख हसीना ने किसी और चीज़ पर ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन एक चीज़ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बांग्लादेश की ग्रोथ का एक बड़ा कारण है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रही ग्रोथ। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसी वजह से पिछले 1 दशक में बांग्लादेश की इकोनॉमी ने औसतन 6% की एनुअल ग्रोथ से आगे बढ़ने का नया टारगेट हासिल किया है, और 2019 में ये ग्रोथ 8.2% तक हो गई, जो कि उस साल भारत से कहीं ज़्यादा थी। बांग्लादेश की सफलता में रेडीमेड कपड़ा उद्योग की बड़ी भूमिका मानी जाती है। यहाँ से बांग्लादेश के लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार भी मुहैया होता है। डेटा के अनुसार कपड़ा उद्योग से बांग्लादेश में 46.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। साथ ही 2018 में बांग्लादेश के कुल निर्यात में रेडीमेड कपड़ों का योगदान तकरीबन 80% रहा। अगर शुरुआत से देखें तो 1971 में बांग्लादेश के बनने के 3 साल बाद यानी साल 1974 में वहां भयंकर अकाल पड़ गया था। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ने अपनी तस्वीर कुछ इस तरह से बदली कि 16.6 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला बांग्लादेश आज फूड प्रोडक्शन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि 2009 से बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है। ये भी सच है कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन विश्व बैंक के आंकड़ों की माने तो पहले बांग्लादेश में हर रोज सिर्फ 100 रुपये में अपना जीवन चलाने वाले कुल 19% लोग थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 9% ही रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश में गरीबों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है। दोस्तों, एक वक्त था जब बांग्लादेश पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका था और उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई, लेकिन असल में ये लड़ाई बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के बाद कुछ समय तक तो बांग्लादेश में भीषण गरीबी छाई रही, लेकिन 2006 के बाद से बांग्लादेश की तस्वीर से धूल छटने लगी और तरक्की की रेस में ये देश पाकिस्तान से आगे निकल गया। और अगर बात करें आज की, तो आज इसने हिंदुस्तान को भी जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ऐसा क्यों हुआ, इसके कुछ और कारणों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत में लोगों का डिजिटल पेमेंट में भरोसा बढ़ा है, लेकिन बांग्लादेश में तो जैसे लोगों को डिजिटल पेमेंट की आदत लग गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में बांग्लादेश में जिन लोगों का बैंक खाता है, उनमें से 34.1% लोगों ने डिजिटल पेमेंट करना सही समझा, जबकि पूरे साउथ एशिया में एवरेज 27.8% बैंक अकाउंट होल्डर से डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है, वो है बांग्लादेश से बाहर जाकर काम करने वाले लोग। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की बड़ी भूमिका है। विदेशों से ये जो पैसा कमाकर भेजते हैं, उसमें हर साल 18% की बढ़ोतरी हो रही है और 2018 में ये कमाई 15 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। बांग्लादेश से लोग लगातार विदेशों में काम करने जा रहे हैं और इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में इलीगल तरीके से घुसने वाले लोग इस देश के लिए बहुत सी समस्याएं भी पैदा कर रहे हैं। आज भी ये देश दुनिया के सबसे बड़े इमिग्रेशन संकट से जूझ रहा है। इस समय करीब 7.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी देश म्यांमार से अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश में आ गए हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश आज भी अपने खुले हुए बॉर्डर की समस्या को सुलझा नहीं पा रहा है। इसलिए आए दिन बांग्लादेश के लोग भी भारत में बिना परमिशन के चले आते हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में ऐसा कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इस समय ये अपनी आर्थिक सफलता यानी इकोनॉमिकल सक्सेस की नई इबारत लिख रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से बांग्लादेश ने आज भारत को पीछे छोड़ दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें क्या करना चाहिए कि हम बांग्लादेश को फिर से पीछे छोड़ दें ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।